बट उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने डील आउट किया था, बट इस क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में हम डील करते हैं, ताकि और तुमको कंसेप्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगी क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखा है रिएक्ट जेएस इज ए डिक्लेरेटिव इफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। रिएक्ट क्या एक डिक्लेरेटिव है, अब सी भी डिक्लेरेटिव था, ये भी डिक्लेरेटिव है। इफिशिएंट एक इफिशिएंट और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी के बीच में डिफरेंस क्या है, कि फ्रेमवर्क्स में जो चीज फिक्स कर दिया गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लाइब्रेरी में हम उसके फ्लो को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि ये इज रिएक्ट इज ए फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। कि ये क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है, तो यूआई कंपोनेंट्स बनाने में किया जाता है। और कैसे यूआई कंपोनेंट्स को जो रीयूज कर सके। इट इज ओपन सोर्स कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड लाइब्रेरी विच इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द व्यू लेयर ऑफ द एप्लीकेशन। ये क्या है, ओपन सोर्स है, यानी इसमें इसको कोई भी यूज कर सकता है। कैसा है, कंपोनेंट बेस्ड है, यानी कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। यानी एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो कंपोनेंट पे बेस्ड है, यानी इसमें जो भी काम होता है वो कंपोनेंट्स का यूज करके होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये हमारे एप्लीकेशन का व्यू लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब व्यू लेयर होता क्या, कि जितनी भी तुमको बनती है एप्लीकेशंस, पहले भी मैंने पढ़ाया होगा, अभी भी अगर नहीं पता है तो देख लो। जितनी भी एप्लीकेशंस बनती है, तुम कोई भी चाहे वेब एप्लीकेशंस ले लो या एंड्रॉयड एप्लीकेशन ले लो, तुम जितने भी एप्लीकेशन दे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करें, वेब एप्लीकेशन की बात करें, क्लाउड एप्लीकेशन की बात करें, उन सारे एप्लीकेशन में तीन पार्ट होगा। एक व्यू होगा जो फ्रंट एंड में हमको दिखता होगा, इसी को हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। एक हमारा क्या होगा, व्यू होगा। एक मॉडल होता है, मॉडल इसको ही हम डेटाबेस पार्ट कहते हैं, इसको डेटाबेस पार्ट कहते हैं। और एक हमारा क्या होता है, तीसरा कंट्रोलर, जिसको हम बैकएंड भी कह सकते हैं, कि यही बैकएंड है जो हमारा को व्यू को कंट्रोल करता है। तो जितनी भी तुम्हारी आज के समय में एप्लीकेशंस बनाने के लिए फ्रेमवर्क्स आ रही है, वो सारी फ्रेमवर्क्स ऐसे ही इसी पे बेस्ड है। इसको ही एमबीसी कहा जाता है। हम पहले एम को रखते हैं, फिर वी, फिर सी, यानी एमबीसी फ्रेमवर्क। एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क्स होती है, आज का पॉपुलर फ्रेमवर्क है एमबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। जहां पे मॉडल का काम क्या है, डेटाबेस का कंट्रोल करना। वी से व्यू है फ्रंट एंड के लिए, और कंट्रोलर क्या करता है, हमारे फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन सेट करता है, जिसको हम बैक एंड भी कह सकते हैं। तो ये है। और नहीं तो एक जो जैंगो जैसी एप्लीकेशन आती है, तो वहां पे क्या होता है, मॉडल व्यू तो होता है, कंट्रोलर नहीं होता है, वहां पे टेम्पलेट होता है। तो ये जब पढ़ोगे तो वो उस समय जानोगे टेम्पलेट क्या होता है। तो जो मार्केट में अगर देखोगे, दो ही फ्रेमवर्क्स चलती है, या तो एमबीसी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और एक सिर्फ जैंगो जैसा फ्रेमवर्क्स है, पाइथन का जो जैंगो है उसका, उसके जैसा कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स है जो एमबीसी के जगह पे एमवीटी को यूज करता है, यानी वहां पे सी के जगह पे टेम्पलेट आ जाती है कंट्रोलर की जगह पे। तो ये दो को यूज करता है। तो यहाँ पे रिएक्ट इसमें कौन से पार्ट को डील करता है, तो रिएक्ट इसमें हमारा सी को वी को डील करता है, यानी व्यू पार्ट को। तो रिएक्ट हमारे लिए सिर्फ व्यू लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका यूज करके हम अपने एप्लीकेशन का सिर्फ व्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। हम मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट का यूज करके, कंट्रोलर पार्ट को नहीं क्रिएट कर सकते, हम व्यू सिर्फ व्यू पार्ट को रिएक्ट का यूज करके कर सकते हैं। रिएक्ट को डेवलप क्या किसने किया, इट वाज इनिशियली डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक एंड लेटर यूज्ड इन इट्स प्रोडक्ट लाइक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। रिएक्ट को इनिशियली डेवलप और मेंटेन फेसबुक के द्वारा किया गया था, और ये उसके बाद उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, इंस्टाग्राम हो गई, फेस व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, इन सारे में यूज होती है। अब ये हमारा है क्या, कि रिएक्ट को क्यों हम यूज करते हैं, हमारा क्या जरूरत है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिएक्ट इज टू डेवलप यूजर इंटरफेस दैट इंप्रूव द स्पीड ऑफ द एप्स। रिएक्ट जीएस का लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था,
कि ऐसे यूजर इंटरफेस को डेवलप करना जो हमारे ऐप के स्पीड को बढ़ा सके। और ये मैंने पहले भी बोला था कि रिएक्ट हमारे ऐप के स्पीड को कैसे बढ़ाता है, क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, वर्चुअल डॉम को यूज करता है। तो आगे देखो लिखा हुआ है, इट यूजेज वर्चुअल डॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऐप। ये क्या करता है, रिएक्ट वर्चुअल डॉम को यूज करता है जो हमारे ऐप के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। द जावास्क्रिप्ट वर्चुअल डॉम इज फास्टर देन द रेगुलर डॉम। कि जावास्क्रिप्ट का क्या है, वर्चुअल डॉम इसके रेगुलर डॉम से फास्टर होता है। वी कैन यूज रिएक्ट जेएस ऑन क्लाइंट एंड सर्वर साइड एज वेल एज विथ अदर फ्रेमवर्क। तो कह रहा है कि हम यहाँ पे रिएक्ट को क्लाइंट साइड के साथ साथ सर्वर साइड में भी यूज कर सकते हैं और दूसरे फ्रेमवर्क के साथ भी यूज कर सकते हैं। इट यूजेज कंपोनेंट एंड डेटा पैटर्न दैट इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड हेल्प टू मेंटेन द लार्जर ऐप। रिएक्ट क्या करता है, हमने इनिशियल भी बताया था कि ये क्या करता है, कंपोनेंट्स का यूज करता है और डेटा पैटर्न का यूज करता है जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है और किसी भी लार्जर ऐप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पे हम किसी लार्जर ऐप के कोड्स को मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किए रहते हैं, तो ये हमारे लिए इजी होता है। तो यही था तुम्हारा शॉर्ट इंट्रो था। लॉन्ग इंट्रो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर तो जिसको इंटरेस्ट है पढ़ सकते हो। यही लिखा हुआ था कि टुडे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट आर बिल्ट यूजिंग MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। इसमें रिएक्ट भी के लिए करता है, जबकि इसका आर्किटेक्चर की कौन प्रोवाइड करता है, रिडक्स और फ्लक्स। आगे हम देखेंगे, ये एडवांस रिएक्ट टॉपिक्स में आ जाता है रिडक्स और फ्लक्स, तो मे भी हम देखेंगे, तो उस समय ये देखेंगे। तो रिएक्ट जेएस की जो एप्लीकेशंस होती है वो किससे बनी होती है, मल्टीपल कंपोनेंट से। कोई रिएक्ट जेएस का कोई भी एप्लीकेशंस जो होता है वो मल्टीपल कंपोनेंट से बना होता है, जहां पे उसका प्रत्येक कंपोनेंट को एक छोटे से HTML रीयूजेबल कोड को आउटपुट देता है। उसका हर एक कंपोनेंट किसी HTML कोड रीयूजेबल कोड को आउटपुट देता है। तो इसलिए कहता है द कंपोनेंट आर हार्ट ऑफ द एवरी ऑल एप्लीकेशन। तो किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन का कंपोनेंट जो होता है एक दिल होता है। जैसे इंसान के अंदर दिल होता है, उसके बिना इंसान की जिंदगी नहीं है, वैसे ही किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन में बिना कंपोनेंट उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन का कंपोनेंट उसका एक हार्ट होता है, और ये कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ नेस्टेड आउट करके एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाता है। तो इसलिए रिएक्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनती है वहां पे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड आउट रहते हैं। अब नेस्टिंग की तो मुझे नहीं लगता है तुम लोगों को बतानी पड़ेगी। नेस्टिंग मतलब एक के अंदर दूसरा, नेस्टेड लूप हमने पढ़ा है, जहां पे एक लूप के अंदर दूसरे लूप यूज करते थे। वैसे ही यहाँ पे नेस्टेड कंपोनेंट होता है कि एक कंपोनेंट के अंदर में दूसरा कंपोनेंट। अब ये चीज लिखा हुआ है, वर्चुअल डॉम का मैकेनिज्म डेटा फिल करता है। वर्चुअल डॉम हमारा फास्ट करता है, वर्क करता है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ इंडिविजुअल चेंज, ये क्या करता है, हमारे डॉम एलिमेंट में सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्ट को चेंज करता है, बदले इसके कि वो पूरे डॉम को बार बार रिलोड करे। जैसे रियल डॉम में क्या होता है कि तुम अगर कुछ भी चेंजेस किए तो तुम्हारा पूरा का पूरा पेज बार बार लोड होता है। अगर तुमने एक अक्षर भी चेंज किया तो तुम्हारा पेज फिर से पूरा पेज लोड होगा। जबकि यहाँ वर्चुअल डॉम में क्या होता है, तुमने अगर पूरे अथी में पूरे अपने HTML पेज में अगर एक अक्षर चेंज किया तो जिस पार्ट में वो चेंज कर रहे हो सिर्फ वो पार्ट लोड होगा, बाकी कोई पार्ट लोड नहीं होगा। जैसे तुम फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करते होगे तो तुम देखते होगे कि तुम्हारा पेज वैसा का वैसा स्थिर ही रहता है, लेकिन नीचे में क्या होती है, पोस्ट आती जाती है। तो वहां क्या होता है, नीचे वाला पोस्ट वाला सेक्शन बार बार रिलोड होते रहता है और वो क्या करता है, नया नया पोस्ट हमको ला करके देते रहता है। सेम हम इंस्टाग्राम के रील्स के साथ देखते हैं। इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं तो उसमें कभी रील्स मेरी खत्म नहीं होती है, बशर्ते अगर हमारा नेट अच्छा चलता रहे। अगर नेट अच्छा नहीं चलता है तो फिर वो हमारा इंड आ जाता है। तो हम जितना स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं नई नई रील्स हमारे पास आती जाती है। तो वहां क्या होता है, जो सेक्स पूरा पेज रिलोड नहीं होता है, लेकिन जिस पार्ट में नई रील्स आनी है वहां वो पार्ट बार बार रिलोड करता है और वहां पे उसके सर्वर साइड से नया नया रील्स हमको आते रहता है।
तो यही होता है वर्चुअल डॉम का कहानी, कि वहां क्या होता है, वहां हमारा पूरा का पूरा डॉम हर बार रीलोड नहीं करता है, बल्कि वो सेक्शन सिर्फ रीलोड करता है जिस सेक्शन में चेंजेस हो रही है। तो ये है तुम्हारा था। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि जो भी है इसके, कि इसके लिए फॉर्म्स का अलग अलग इनपुट है ये। अब हम रिएक्ट हमको सीखना क्यों चाहिए, अब ये कि टुडे मेनी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल इन द मार्केट लाइक एंगुलर नोड, बट स्टिल रिएक्ट केम इनटू मार्केट एंड गेन्ड पॉपुलैरिटी अमॉन्ग्स देम। कि आज के टाइम में मार्केट में जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी फ्रेमवर्क्स है, एंगुलर है, नोड है, लेकिन फिर भी रिएक्ट मार्केट में आया और उसने पॉपुलैरिटी गेन किया। क्यों? तो ये जितनी भी फ्रेमवर्क्स है ये सब क्या करती थी, ट्रेडिशनल डेटा फ्लो को स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी, जहां पे डॉम का यूज होता था। ये जो प्रीवियस फ्रेमवर्क्स थी ये सारी क्या करती थी, ट्रेडिशनल डेटा फ्लो को यूज करती थी, जहां डॉम को यूज होता था। डॉम क्या था, डॉम पे एक ऑब्जेक्ट था, तो जो ब्राउजर के द्वारा क्रिएट किया जाता था हर बार जब भी कोई एक वेब पेज लोड होता था। डॉम है क्या, एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे ब्राउजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है जब जब मेरा वेब पेज लोड होता है। ये क्या करता है, हमारे थी में बैकएंड में किसी भी डेटा को हटाता या डायनेमिकली हटाता है या ऐड करता है जब भी कोई मॉडिफिकेशन होता है। इसलिए क्या होता है, एक ही पेज के लिए हर बार एक नया डॉम क्रिएट होता है। और ये जो डॉम का रिपीटेड क्रिएशन होता है ये क्या करता था, अननेसेसरी मेमोरी को वेस्ट करता था और हमारे ऐप के परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता था। हमारा ऐप का इनिशियली क्या होता था, रिएक्ट से पहले हमारे ऐप का परफॉर्मेंस रिड्यूस होता था। क्यों रिड्यूस क्यों होता था, क्योंकि ये हमारा क्या करता था, हमारे ऐप के अंदर बैकएंड में क्या होता था, हम जब भी कोई चेंज करते थे मेरा हर बार एक नया डॉम बनता था, और वो डॉम का जो हर बार नया डॉम बनता था, वो डॉम का रिपीटेड क्रिएशन क्या करता था, हमारे मेमोरी को वेस्ट करता था, अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट होती थी। लेकिन रिएक्ट ने क्या किया, इस ड्रॉबैक को दूर किया। उसने क्या किया, एक तो पूरे एप्लीकेशन को मल्टीपल कंपोनेंट में बांट दिया पहला, उसके बाद इसने भी ट्रेडिशनल डेटा फ्लो को तो यूज किया, डॉम ये भी यूज कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, मेरा जो रियल डॉम है उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहा है, ये उस पर डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रहा है। यूज ये भी ट्रेडिशनल ही कर रहा है बट डायरेक्टली उसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, वर्चुअल डॉम को वर्चुअल डॉम पे ऑपरेट कर रहा है। तो इसका इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मैनिपुलेशन होती है ब्राउजर में वो हमारा बाद में होता है। तो इनिशियली क्या होता है, जब भी वर्चुअल डॉम अपडेट होता है, इनिशियली क्या होता है, हम जब भी कोई चेंजेस करते हैं तो मेरा वर्चुअल डॉम अपडेट होता है। वर्चुअल डॉम अपडेट हो जाता है एक बार, उसके बाद रिएक्ट डिसाइड करता है, रिएक्ट का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि इन सारे चेंजेस में से वो कौन सा चेंज है जिनको हमको अपने एक्चुअल डॉम पे करना है। हमको इनिशियली हम जब भी चेंजेस करते हैं तो हमारा वर्चुअल डॉम अपडेट हो जाता है, और वर्चुअल डॉम अपडेट होने के बाद रिएक्ट डिसाइड करता है हमारे लिए कि हमारा एक्चुअल डॉम में कौन सा चेंजेस करना है। हम नहीं डिसाइड करते, हम यूजर ये नहीं डिसाइड करते हैं कि रिएक्ट के अंदर कि हमारा एक्चुअल ब्राउजर के डॉम में क्या चेंजेस होगा, वो रिएक्ट डिसाइड करता है, और हम डिसाइड करते हैं कि वर्चुअल डॉम में क्या चेंजेस करना है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा लेयर हमारे बन जाता है। थोड़ी देर रुक जाना, तब पूरा का पूरा तुम्हारे मेमोरी में होता है, और तुम्हारे वेब ब्राउजर का एक्चुअल वेब ब्राउजर के मेमोरी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि रिएक्ट का वर्चुअल डॉम मेमोरी से बाहर होता है। अगर बाहर होता तो तुम जो चेंज करते कुछ और वहां पे चेंजेस कुछ होता, कि दोनों में सिंकिंग नहीं रहती। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों अलग अलग जगह पे है रिएक्ट का वर्चुअल डॉम भी मेमोरी में ही, बट लेकिन ये क्या है, वेब ब्राउजर का एक रिप्रेजेंटेशन है, जो रियल ब्राउजर है उसका एक रिप्रेजेंट करता है उसको। तो इस कारण हम जब भी कोई रिएक्ट का कंपोनेंट लिखते हैं तो हम डायरेक्टली डॉम को नहीं चेंज करते हैं। हम जब भी रिएक्ट का कोई कंपोनेंट लिखते हैं तो हम डायरेक्टली डॉम को नहीं चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, वर्चुअल कंपोनेंट को लिखते हैं, और जिस वर्चुअल कंपोनेंट के आधार पर रिएक्ट क्या करता है, डॉम में चेंज करता है। तो क्लियर है यहां से। तो ये चीज था। वर्जन की अगर बात करें तो देख लो, वर्जन ये ऐसे वर्जन कुछ कुछ आए हैं हर हमेशा। 13 में पहला इनिशियल रिलीज हुआ था, 2013 में इनिशियल रिलीज हुआ था, उसके बाद फिर हुआ
13 में ही 7वें महीने में हुआ, जुलाई में, फिर थी में, तो ये अलग अलग होते गया। फिर थी में उसका फिर दिया हुआ है कि कब किस चेंजेस से क्या नया नया चीज आया है इसमें। तो ये होते होते अब इसमें लास्ट ये जब अपडेट हुआ है तो 27 मार्च 2019 को 16.8.6 था। बट ये भी अभी नया नहीं है। अगर लेटेस्ट तुम देखोगे, अभी लेटेस्ट रिएक्ट का वर्जन जो होगा, देखो लेटेस्ट रिएक्ट वर्जन 18 अभी चल रही है। ये 18 अभी रिएक्ट लेटेस्ट रिएक्ट वर्जन 18 है, जो मार्च 2022 में आया था। तो ये चीज है। तो ये तुम्हारा हुआ कि अभी हमारा जो लेटेस्ट का है, इंस्टॉलेशन की मैंने देख ली थी। इंस्टॉलेशन हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। रिएक्ट को हमको इंस्टॉल करने के लिए प्री रिक्वेस्ट हमको पता था। इन्वायरमेंट सेटअप के लिए हमने ये पहले भी पढ़ा है कि नोड जेएस और एनपीएम हमको चाहिए। रिएक्ट और रिएक्ट डॉम चाहिए, तो हम ये देखते थे कि ये हम नोड जेएस डॉट सॉरी नोड जेएस डॉट ओ आर जी की वेबसाइट से मैंने सबको बोला था कि ये वाली करना। मैंने करवाया भी था। एनपीएम हमने बोला था जैसे ही हम नोड इंस्टॉल करते हैं, हम जैसे ही नोड इंस्टॉल करते हैं मेरा एनपीएम भी इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम जैसे ही अपने सिस्टम में नोड जेएस की इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करते हैं, एनपीएम ऑटोमेटिकली हो जाता है। रिएक्ट और रिएक्ट डॉम हम देखते थे कि हम इंपोर्ट करते थे। हमने जब इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाया तो वहां हमने इंपोर्ट किया था। तो ये दोनों की हमको जरूरत है। वेब पैक की हमको जरूरत पड़ती है। बेबेल मैंने बताया, बेबेल हमारा क्या, वो कंपाइलर है जो हमारे जेएसएक्स के कोड को एचटीएमएल में कन्वर्ट करता है। तो ये इंस्टॉल करने का है कि कैसे आप रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला है क्या, यूजिंग एनपीएम कमांड, और दूसरा यूजिंग द क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, यूजिंग एनपीएम कमांड से हम अभी काम कर रहे हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप मैंने अभी यूज नहीं किया है, क्योंकि ये शॉर्टकट है, इस कारण मैं इसको अभी अवॉइड किया हूं। हमें अभी शॉर्टकट नहीं सीखना, हमें पहले ये चीज सीखनी है कि हाँ, एक रिएक्ट एप्लीकेशन स्क्रैच से कैसे बनता है। अगर वो चीज हम सीख जाएंगे तो हम फिर शॉर्टकट कर सकते हैं, बट अभी हमें शॉर्टकट नहीं मारनी है। तो ये सारी चीज थी। अब ये देखो उसी के कोड से कुछ कुछ। तो यहाँ तक का थी हमने था लास्ट क्लास हमने। चलो अब यहाँ तक की थ्योरी थी। आज के लिए थ्योरी इतना ही है, फिर हम थ्योरी कभी और देखेंगे। तो ये थ्योरी